गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज हम बात करेंगे कई टॉपिक्स आज हैं हमारे पास जिन पे हम बात कर सकते हैं। हम वॉरेन बफेट का जो एक आखिरी उनका लेटर आया है हम उस पर भी बात करेंगे, फिर ट्रेंड, बजाज फाइनेंस और ऐसे कई टॉपिक्स हैं जिस पे हम ट्राई करेंगे आज बात करने के लिए। उसके बाद थोड़ा हम यूएस स्टॉक्स पे आज थोड़ा फोकसली बात कर लेंगे। बट जो आज हम पहले इंडियन मार्केट से बात करते हैं, इंडियन मार्केट बंद हो चुकी हैं और आज थोड़ा गैप अप पे खुलती है मार्केट। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि लगातार नीचे खिसक के आधा परसेंट नीचे हो जाती है, फिर वहाँ से एक शार्प रिकवरी लेके पॉजिटिव पे ख़त्म करती है। तो एक किस्म से इंडेक्स जो इतना नीचे आ गया था अब लगभग 5,700 के आसपास तो आ गया है। और पर अगर हम स्टॉक पर हम अगर एक थोड़ा बेस की बात करें बाकी स्टॉक्स की, तो उसमें अभी भी तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है। और अगर हम बाकी चीज़ों की भी बात करें तो स्मॉल कैप, मिड कैप में वहाँ भी अभी एक किस्म से तेज़ी नहीं बन पा रही है, एक किस्म से नरमी बनी हुई है और ज़्यादा स्टॉक जो है नहीं चढ़ रहे, पर एक किस्म से आपका इंडेक्स चल जा रहा है किसी किसी तरीके से। तो अगर आप देखें 25,700 और आप देख यूएस में जब से हमने कल बात की थी कि शटडाउन ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ से थोड़ा एक पॉजिटिव एक न्यूज़ फ्लो आ रहा है, क्योंकि शटडाउन के कारण बोल रहे थे कि शायद Q3 की जो जीडीपी है यूएस की वो नेगेटिव हो जाएगी। तो उस कारण से एक दिक्कत जो है वो पैदा हो रही थी। बट अगर हम अब बात करें कि वहाँ पे जैसे एयरपोर्ट्स में काफ़ी फ़्लाइट्स अब बंद हो गई थी क्योंकि शटडाउन के कारण उतना डिमांड नहीं क्रिएट हो पा रहा था, तो अब वहाँ से शटडाउन की वापस हुई और हमने जैसी बात की कि यूएस में थोड़ी भी तेज़ी आती तो एक आईटी स्टॉक्स में थोड़ा सा हमें अपलिफ्टमेंट मिलता है यहाँ पे। तो वही हम देख रहे हैं, आईटी सेक्टर, आईटी इंडेक्स में थोड़ी सी तेज़ी उसने थोड़ा सा चढ़ा के रखा है, क्योंकि एक आईटी की हमने वेटेज हमारे इंडेक्स में अच्छी खासी है, एक सर्विस सेक्टर वाली आईटी, नॉट एज कट थ्रो टेक्नोलॉजी। बट अगर हम उसकी बात करें तो फिर बाकी अगर हम देखें तो बाकी सब मिक्स सा माहौल ही था, कुछ ज़्यादा इधर उधर तो नहीं था, एक कोई ब्रेक थ्रू मार्केट्स में आ नहीं रहा है। यूएस मार्केट भी एक किस्म से अब स्टेबलाइज कर रही है। अगर मैं अभी भी आपको अगर एक किस्म से फ्यूचर्स बता पाऊँ तो बिटकॉइन वही है जहां हमने कल बात कही थी, $1,06,000 के आसपास। और अगर हम नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक भी आज लगभग एक अच्छे खासे 500 पॉइंट अप है और S&P भी आज 600 पॉइंट अप है। तो मतलब 100 पॉइंट अप है, तो 1.5-2% की तेज़ी हमें आज भी देखने को अभी फ्यूचर्स में मिल रही है। तो उस हिसाब से हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ऐसे क्या चल रहा है। और अगर हम बात करें तो अपना एशियन मार्केट में भी आज शांति बनी हुई थी। तो एक किस्म से आज कुछ बहुत ही अफलातून दिन नहीं था, एक बहुत ही काम सा दिन था। ऑल्दो कुछ स्टॉक्स में अगर हम ग्लोबली बात करें तो एक थोड़ा सा शांत सा दिन था, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ थी, उस हिसाब से ही चीज़ें रिकवरी हो रही थी थोड़ी बहुत। तो अल्टीमेटली हम जो यूएस में हो रहा था वही थोड़ा इधर आ जाता है आपका, पर बाकी हम ओवरऑल जहां हम थे वहीं हम रह रहे हैं। उसके बाद दो कंपनीज के रिजल्ट थे और जो बहुत हैवी वेट कंपनीज हैं, और ऑलमोस्ट अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठाएंगे उसमें ये स्टॉक मिलेगा। अगर कोई भी इंसान पोर्टफोलियो बना रहा है, एक नोविस इंसान, या फिर बहुत ही ज़्यादा पैसे भी अगर आप जिसको आप समझ रहे हैं कि है, तो बजाज फिनेंस और ट्रेंट है जो कि इंडेक्स में है और जो कि टॉप मोस्ट ग्रोअर है। अगर मैं टॉप मोस्ट ग्रोथ करने वाली की बात करूँ तो शायद मेरे को बजाज फिनेंस हो गया, आपका ट्रेंट हो गया, जोमेटो हो गया जिसे हम इटर्नल बोलते हैं, आपका टाइटन और एयरटेल, ये 5-6 कंपनीज में एक जो बड़ी कंपनी भी हो चुकी हैं, पर उसके बाद एक तब भी ग्रोथ इनमें देखने को हमें मिलती रहती है। तो अगर हम बजाज फिनेंस की बात करें तो बजाज फिनेंस आज लगभग हम देखें तो 7-7.5% डाउन था। पर जब 7.5-8% डाउन था तो एक चीज़ करने वाली बात होती है, वैसे स्प्लिट और बोनस स्प्लिट और के बाद लगभग ₹1,000 का हो गया। पर अगर हम इसको प्री स्प्लिट अभी बात करें जो अभी रिसेंट हुआ था, तो लगभग ₹11,000 का शेयर था। 1100 का मतलब 11,000 का शेयर था, अभी ₹1,000 पे आ गया, मतलब 10,000। पर अब ये चीज़ जो इनका रिजल्ट आया है अगर हम देखें तो पिछले बार की कमेंट्री भी कुछ ऐसी ही थी कि उन्होंने अपना थोड़ा गाइडेंस घटाया था। इन्होंने बोला था तो हम स्ट्रेस दिख रहा है मार्केट में, एमएसएमई में और टू व्हीलर थ्री व्हीलर में हमें थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है, हमारे क्रेडिट कॉस्ट ऊपर जा सकते हैं। गाइडेंस भी इन्होंने थोड़ी सी घटाई थी। पर उसके बाद भी आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने जो बजाज फिनेंस का है उसने रैली ली थी और लगभग 9,500 10,000 9,500 के आसपास या 8 साढ़े 8 हज़ार ऐसी आसपास से
काफ़ी अच्छी रनअप ले लिया था, फिर वहाँ से फिर ये कमेंट्री होती है और फिर वहाँ से शेयर नीचे गिराया जाता है। ऑल्दो पिछले बार की कमेंट्री और इस साल की, इस बार की कमेंट्री, पिछले क्वार्टर और इस बार की क्वार्टर की कमेंट्री में अगर आपने क्वार्टर सुना होता तो आप ऑब्वियसली इस कमेंट्री के बाद पैसे ऐड नहीं किए होते, क्योंकि एक वीकनेस दिख रही है सिस्टम में उस हिसाब से। पर वैल्यूएशन भी इनका जितना हाई है उस हिसाब से एक बन नहीं रहा था कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा। पर अगर आप बात बोले जैसी ग्रोथ है उस हिसाब को वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। और पर गाइडेंस ने आपको, मार्केट इग्नोर कर देती अगर आप गाइडेंस नहीं देते वीक, बट अगर गाइडेंस भी वीक आ गई है उसके बाद फिर आप देख रहे हैं वैल्यूएशन से एक पिक्चर परफेक्ट वैल्यूएशंस पे बजाज फिनेंस ट्रेड कर रहा है। तो वहाँ से हमने देखा कि सीधे आपका जो है वो बजाज फिनेंस को आज 6-7% गिराएगा। ऑल्दो हमसे हमारी ये कॉल नहीं कि यहाँ से और नीचे जाना चाहिए या ये ऊपर नहीं जा सकता। इन द स्मॉल टाइम ऑफ फ्रेम स्टॉक मार्केट के प्राइसेस कहीं भी जा सकते हैं। बट हम अगर एक एसेंस की बात कर रहे हैं कि क्योंकि यही अगर बजाज फिनेंस जो चीज़ बोल रहा है वो आप देखेंगे छोटी कंपनीज में भी एमएसएमई में जो लोन दे रहे हैं वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी और वो स्टॉक प्राइसेस उनके में भी रिफ्लेक्ट होगी। तो जब हम बजाज फिनेंस जैसे की बात करते हैं तो हमें एक किस्म से वो पूरी इकनॉमी में बजाज फिनेंस फैला हुआ है, आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल से लेके इस हिसाब से। और शायद जो इनका अपलिफ्टमेंट आया भी था वो इसी कारण से था कि जो जीएसटी आपका घटाया गया था तो ये एज्यूम किया गया था कि शायद जो, क्योंकि अगर जीएसटी फॉल हो रहा है और तो आपको पता नहीं है कि ब्लू स्टार का एसी बिकेगा कि टाटा की आपका हैवेल्स बिकेगा, आपको नहीं पता, आपको कोई आइडिया नहीं। पर आपको एक बात ऑलमोस्ट श्योरली बोल सकते हो कि कोई भी अगर बिक्री हो रही है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में तो उसमें बजाज फिनेंस एक बहुत ही तगड़ा प्लेयर हो जाता है। कोई भी बिक्री हो बजाज फिनेंस के थ्रू, फाइनेंसिंग के थ्रू जा रही होगी, तो उस हिसाब से जो ग्रोथ आई थी वो शेयर में काफ़ी आई थी। बट अगर हम अब देखें तो इन्होंने जो गाइडेंस है वो 24-25% से घटा के 22 से 23% का ग्रो कर दिया। और 5-6 लाख करोड़ की कंपनी है तो वहाँ से आपको 25% अगर आप बोलेंगे तो लगभग 1 लाख करोड़ का लोन हर साल देना, और छोटे छोटे लोन 1 लाख करोड़ दे देना वो बहुत ही मुश्किल वाली बात हो जाएगी कि आपको एक बड़े टिकट साइज़ में जाना पड़ेगा। तो आप जैसे कम लोगों में ज़्यादा लोन बांट पाओ, पर अब बहुत ही छोटे छोटे लोन 1 लाख करोड़ हर साल बांट देना वो थोड़ा मुश्किल का काम अब होने को, और ये चीज़ हमें थोड़ा सा तो देखने को मिलेगी कि साइज़ जो है वो थोड़ा सा इनको अब हिट देती मिलेगी कि अब साइज़ के कारण शायद ये बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, पर जो साइज़ अब इनकी जो बड़ी हो गई है उस साइज़ के कारण थोड़ा सा इनको बढ़ने में दिक्कत आएगी। पर इन्होंने थोड़ा एसेट क्वालिटी भी बताया कि थोड़ा स्ट्रेस इन्हें देखने को मिला है। और कुछ कुछ चीज़ों में अगर आप देखें तो थोड़ा सा 2 व्हीलर 3 व्हीलर में जो हमने बात करी क्रेडिट कॉस्ट जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो एक थोड़ा सा स्ट्रेस देखने को मिला है। इसी कारण गाइडेंस में हमने देखा 24-25 से लेकर 22-23। तो अब शायद यहाँ से तो बजाज फिनेंस को चढ़ने में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। अब ये शायद थोड़ा सा टाइम करेक्शन ले या प्राइस करेक्शन ले, वी डोंट नो, बट यहाँ से चढ़ने में बहुत मुश्किल आने चाहिए अब इसको। और गाइडेंस घट जाना मतलब कि एक जो ग्रोथ मार्केट ने फैक्टर इन करके रखा हुआ था वहाँ से आपको घटा दिया गया है। और अब ट्रेंड की बात करते हैं, ट्रेंड जो कि एकदम ही आप देखेंगे कि सुपरस्टार था, लास्ट रैली जो हुई थी 1000 से 8000 गया था शेयर, इतनी बड़ी कंपनी लगभग 2.5-3 लाख आप देखते हैं। जूडियो वेस्ट साइड सब इन्हीं के अंडर आता है। तो उसमें जो एक किस्म से तेज़ी बनी थी और अब लगभग 6 से 7%। ट्रेंड भी लगभग रिजल्ट आया 17% की ग्रोथ। हम शायद जब 2 दिन पहले का वीडियो बना रहे थे तभी हमारे स्क्रीन पे पॉपअप हुआ था और इस चीज़ के बारे में मैंने आप लोग को बताया भी था कि ट्रेंड का रिजल्ट आ गया 17% और बहुत ही एबिस्मल ग्रोथ है, एकदम ही ख़राब ग्रोथ है जिसे हम बोलेंगे कि अपने वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करना चाहिए। अगर आप कुछ भी हो, आप कहीं भी हो, हर सेक्टर के हिसाब से कोई कैसी भी कंपनी हो, आपका जो वैल्यूएशन है उस पर आपको ग्रोथ करनी चाहिए, होनी चाहिए, मतलब एक किस्म से कि आपको वर्थ वैल्यू फॉर मनी मिले। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 17% का जो इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया, मार्जिन घट गया और जो फुट पर सेल पर फुट होती है वहाँ से भी हमें थोड़ा गिरावट देखने को मिली है। और उसके बाद फिर अगर हम और भी चीज़ें देखें कि एबिटा मार्जिन भी इनका घट गया है, तो बहुत से प्रेशर हमें अब ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। और लगभग अब तो शायद 6-7% फिर गिरा रिजल्ट के बाद, और
फिर से लगभग 4,000 के आसपास आ चुका है। तो मतलब ऑलमोस्ट 45 to 50% फ्रॉम द टॉप गिर चुका है ट्रेंड। और पर इसको लेना चाहिए कि नहीं, मेरे हिसाब से जब तक मार्केट एक पैरिटी शो नहीं कर लेती या फिर एक किस्म से टर्म्स पे नहीं आ जाती है कि इसका इतना ग्रोथ है, फिर हम इसके साथ इतना वैल्यूएशन देंगे, तब तक चढ़ने में तो बहुत दिक्कत होगी। शायद एक समय के बाद ट्रेंड गिरे ना, बट क्या फ़ायदा अगर कोई चीज़ नहीं गिर रही है और बढ़ भी नहीं रही है तो। और अगर यहाँ से इनकी ग्रोथ पिकअप नहीं होती है, या फिर ग्रोथ का तो हमें देना पड़ेगा कि एक ग्रोथ आ जाए इनकी, और वैल्यूएशन में ये कहाँ पे आ रहे हैं उस हिसाब से भी इनको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये वैल्यूएशन में आ रहे हैं। उस हिसाब से फिर हमको इन्हें देखना पड़ेगा कि क्या ये वहाँ से ग्रोथ ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। क्योंकि अगर ग्रोथ नहीं है तो आप देखेंगे कि कुछ नहीं हो पाएगा। तो अगर हम इनका रिजल्ट्स, इनका फाइनेंशियल्स भी देख ले तो लगभग 1,53,000 करोड़ की कंपनी है और लगभग 94 का पी आ गया है। तो थोड़ा सा तो रीजनेबल पी हो रहा है अब इनके पास। क्योंकि अगर मैं इनको देखूं तो लगभग ये आपके अक्टूबर में अगर आप देखें तो 231 के पी पे चले गए थे, जो कि एबिस्मल था। मतलब एक किस्म से क्रेज़ी आप बोलोगे कि मतलब ऐसा पी तो एक्सपेक्ट ही नहीं होता जैसे डीमार्ट में होता था। पर मतलब कुछ कह नहीं सकते, मतलब इस पी पे ख़रीदना एक सुसाइडल ही हो जाता है। या तो फिर आप 100% की ग्रोथ देते रहो तो 250 पी आपको कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो जाएगा। पर एक ग्रोथ आप अगर ऐसे आ जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद ये 94 का 60 भी हो जाए, वी डोंट नो। पर क्योंकि 17% की ग्रोथ होती रहे, 15% की, या तो फिर आप 25% की ग्रोथ होनी वापस आ जाए तो आप देखेंगे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा। पर यहाँ से बहुत मुश्किल है। ऑल दो इनके सारे पैरामीटर अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर हम देखें तो 30% की है, बाकी सब कुछ अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बस जो जिस पेस पे ग्रो कर रहे थे वो ख़त्म हुआ। और वैल्यूएशन इनकी बहुत ही एक किस्म से प्रिस्टीन थी, प्रिस्टीन वैल्यूएशन आप बोलेंगे कि क्रेजी एबिस्मल वैल्यूएशन। तो वहाँ से अब थोड़ा सा करेक्ट हुआ है और करेक्शन सही है। अगर ग्रोथ 17% ही होनी है तो शायद अभी भी यहाँ से थोड़ा रूम मिलता है इनको करेक्ट होने का, या फिर अपना टाइम करेक्शन देने का। तो हमें भी उस हिसाब से देखना पड़ेगा। और फिर अगर हम बात करें कि थोड़ा पावर स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, और जिनके पास भी पावर, ऑल द रिजल्ट्स अच्छे आए थे। अगर हम कुछ कंपनियों के देखें, HBL या फिर TD पावर, इन सब कंपनीज़ के अगर हम देखें तो रिजल्ट्स काफ़ी सही आए थे। बट उसके बाद फिर अगर हम थोड़ा सा इनको बढ़ा के देखते हैं तो फिर मुश्किलात थी थोड़ी सी, इस सेंस में कि रिजल्ट्स में के बाद जो हुआ, स्टॉक्स, कई ट्रांसफार्मर स्टॉक्स और कई पावर स्टॉक आप देखेंगे लोअर सर्किट पा रहे थे। एक TRIL करके एक कंपनी है, वो काफ़ी नीचे गिरी। काफ़ी लोगों के पास शायद ट्रांसफार्मर कंपनी भी अगर हम देखें तो उस हिसाब से हमें थोड़ा इनको देखना पड़ेगा कि ऐसी कंपनी में विजिबिलिटी जो होती है वो शायद मार्केट को बहुत पहले दिख जाती है, या बड़े प्लेयर्स को, एज़ कम्पेयर टू एज अ रिटेल इन्वेस्टर। तो ये सब स्टॉक्स में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है अपने को पैसा डालना, कि शायद हमें शायद पहले थोड़ा उतना नहीं दिख पाती। फिर आप अदानी पावर का जो बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी का चल रहा है, मतलब एक किस्म के बाद एक बार स्टॉक गिर जाता है तो उसके बाद ये सारी स्टोरीज प्ले होने लगती हैं। ये चीज़ तो हमें पहले ही पता थी कि अदानी पावर की बांग्लादेश में इशू क्रिएट हो रहे हैं। बट उसके बाद भी अगर हम देखें तो अब ये गिरा, उसके बाद फिर ये रीजनिंग आ जाती है। तो उस हिसाब से हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। फिर रीसेंट रेनफॉल और फिर जो टेम्परेचर कोल्ड रहा तो इस बार थोड़ा सा डिमांड जो है वो टेपिड रही, कम रही डिमांड। तो उस हिसाब से भी बोला गया कि शायद थोड़ा सा प्रेशर रहा। पर और फिर जो एक अलग से जो एक न्यूज़ आई है, एक बहुत ही स्टॉक जो मैंने आपको बताया TRIL, वो काफ़ी गाइडेंस घटाई गई है उधर। तो अगर हम उधर देखें तो फिर जो वो गिरा है वहाँ पे शायद एक वर्ड मार्क की डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है, वहाँ से शायद थोड़ा सा सप्लाई चेन में इशू आ सकता है, तो उस कारण से वो भी गिरा है। तो हमें ये सब चीज़ें अब थोड़ा सा देखनी पड़ेंगी। पर इन सब स्टॉक्स में थोड़ा इन्वेस्ट करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि यहाँ भी एक गेम हो जाता है कि अगर वैल्यूएशन आपका बहुत हाई चला जाता है, ऑल दो आप जितनी भी स्टोरी इंटैक्ट रहे या सब कुछ है, मार्केट एक मौका पाती है तो इन सब स्टॉक्स को नीचे ढकेल देती है। क्योंकि इनका भी एक बहुत ही एक आप बोल सकते हैं कि एक कंफर्टेबल वैल्यूएशन होती है जहाँ पे सब स्टॉक ट्रेड करते हैं। शायद उसके 20-30% ऊपर नीचे
हो जाते हैं कभी कभी, पर अगर आप 50% या 100% ऊपर वैल्यूएशन में जा चुके हैं तो वहाँ से एक पैसा बनना एक थोड़ा सा मुश्किलात का चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें वॉरेन बफे का, जो आज उन्होंने फाइनल लेटर आया, शायद वो लगभग 50 साल से वॉरेन बफे के लेटर्स आ रहे हैं हर साल, और इस बार उन्होंने अपना फाइनल एक लेटर डाल दिया है और अब वो रिटायर कर रहे हैं 95 की एज में। और अगर आप देखें तो वॉरेन बफे का लेटर आप उसको पढ़ भी सकते हैं, आप वेबसाइट्स में भी उनके हर साल का एनुअल लेटर रहता है, वहाँ पे अपलोडेड है। और अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं तो ट्रू एसेंस इन्वेस्टमेंट का क्या है। और जाते जाते अभी भी उन्होंने थोड़ा सा वही उस चीज़ पे एम्फेसाइज करके गए हैं। एक किस्म से जो वॉरेन बफे के जो लेटर्स हैं वो अब किताबों में भी फॉर्म में आ चुके हैं इंटैक्ट, और फिर आप वेबसाइट पे भी जाके हर साल का अपना डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं। कई साल के उसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक किस्म से आपके फंडामेंटल इन्वेस्टिंग पे बहुत ही ज़्यादा बात करी है। और आप देखेंगे कि जो भी एक बड़ा इन्वेस्टर है इस समय, या फिर एक फंडामेंटली जिसने चीज़ें करी हुई हैं, फंडामेंटली जो बात करता है, उसने वॉरेन बफे के लेटर्स ज़रूर पढ़े हुए हैं। और शायद उन्हें सही मायने में गुरु भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे उठाए हैं, जो उन्होंने इतने सालों से बात की है, वो अभी भी एक किस्म से एप्लीकेबल हैं। शायद वो न्यू एज कंपनीज पे उतने ज़्यादा एप्लीकेबल ना हो रहे हो, पर बाकी जो एसेंस है या जो बॉटम लाइन है वो सब सेम है। उन्होंने एक बहुत ही एक लाइन उन्होंने बोल के चले गए कि ही इज़ गोइंग क्वाइट, मतलब अब आगे वो कोई भी बर्कशायर हैथवे के AGM एनुअल मीटिंग में वो अब नहीं आने वाले हैं, तो उसको उन्होंने बोल दिया। उन्होंने जाते जाते ये बात बोल के गए कि आगे आने वाले समय में भी उनके शेयर 50 बर्कशायर हैथवे जो उनकी कंपनी है उसके शेयर 50% से ज़्यादा गिरेंगे, बट उन्होंने बोला कि आप इसको रखिएगा और वो वापस चढ़ जाएंगे, वापस चढ़ेंगे। 3 बार वो पहले भी ऐसा हो चुका है। तो एक किस्म से उन्होंने वही जाते जाते बोल के गए हैं कि शेयर्स गिरेंगे, आपको उन्हें होल्ड करना है अगर वो कंपनी में स्ट्रेंथ समझते हैं, तो ऐसे मौके आएंगे जब वो शेयर्स गिरेंगे और उस समय आपको उनको टाइटली होल्ड करना है। बाकी फिर उन्होंने बोला कि वो थोड़ा सा चैरिटी की तरफ जाएंगे। उन्होंने कई शेयर्स उन्होंने फाउंड, पर वो चीज़ हमारे को उतना फ़र्क नहीं पड़ता। पर ग्रेग एबेल जो अब है वो उनकी जगह अब रिप्लेस करेंगे बर्कशायर हैथवे में। और फिर वही उन्होंने यूएस की तारीफ़ करी है कि यूएस में जितना पैसा बन सकता है, शायद अभी भी उनका मानना है कि और कहीं शायद उतना पैसा नहीं बनेगा। और अब यूएस पे बुलिश हैं तो आप आगे पैसा बनाते ही चले जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर हमें इसको देखना पड़ेगा। और ऑब्वियसली अगर आप उनके पुराने वीडियोस देखेंगे जिसमें आपके वॉरेन बफे रहते हैं तो वो, और चार्ली मंगर भी, तो अगर आप देखेंगे चार्ली मंगर इज़ नो मोर, बट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी फ़नी वीडियोस होते हैं, काफ़ी ह्यूमर वाले वीडियोस होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एसेंस की बात होती है। जैसे एक वीडियो जिसमें कि उन्होंने सीधे बोला है कि अगर आप जितनी हाई ROC कंपनी लेंगे, अगर 25-30%, तो आप उम्मीद कर सकते हैं 20-25-30 कि वो उतने से ही कंपाउंड होती चली जाएगी अगर वो पूरा पैसे को रीइन्वेस्ट कर पा रहे हैं तो वो एक बहुत ही अच्छी थी। और उन्होंने बोला था कि अभी भी अगर आपको पैसा बनाना है, और बर्कशायर हैथवे बनाता रहेगा क्योंकि उनका मानना है कि वो क्वालिटी कंपनी में ही इन्वेस्ट करेंगे और लेवरेज से दूर रहेंगे। लेवरेज मतलब लोन से वो दूर रहेंगे, तो उस हिसाब से उनको देखना। फिर उन्होंने बोल के गए कि और भी बेहतर कंपनीज आएंगी जो और भी बेहतर रिटर्न्स बनाएंगी, बट अब बर्कशायर हैथवे के पास बहुत ही बार साइज़ हो गया कि शायद वो अब उनसे कम्पीट ना कर पाए। बट दिस इज़ अ सॉलिड कंपनी जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट करती रहेगी। तो ये था बर्कशायर हैथवे का जो एक फ़ाइनल लेटर आया वॉरेन बफे का। और शायद अब यहाँ पे बर्कशायर हैथवे और आपकी चार्ली मंगर की जो हर साल हमें एक एनुअल क्लासेस एक किस्म से एक साल 1 घंटे की होती थी, अगर इस बार भी अगर आपने देखा होगा तो एक स्टेडियम था वो पूरा भर गया था। और फिर हम थोड़ा सा बात करते हैं यूएस स्टॉक पे। हमें एक बहुत ही एक क्वेश्चन आया था इंटरेस्टिंग, वो बिदित जी का आया था। तो फिर अगर हम उस क्वेश्चन की बात करें तो उन्होंने जो हमें क्वेश्चन लिख के भेजा था, हाय प्रथम, थैंक्स फॉर गुड वर्क, very interested to see your videos on the US market as well, could you please cover like screener.in, can we get updated data for US listed companies, how can we listen to US company con calls, and is there any platform that provides concise call summaries,
प्लीज़ डू स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस ऑफ यूएस लिस्टेड कंपनीज टू हेल्प रिटेल इन्वेस्टर्स। तो उनके ये 3 सवाल थे। और ऑब्वियसली जब आप यूएस कंपनीज़ या फिर इंडिया के बाहर की कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट करना चालू करते हैं तो ये एक बहुत ही ज़रूरी दिक्कत आ जाती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास स्क्रीनर है, यूट्यूब पे हमें मिल जाते हैं, तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। पर जो इनका पहला सवाल है कि screener.in की तरह कैसे वो अपडेटेड डेटा यूएस लिस्टेड कंपनीज का जान सके, तो उसके लिए आपको यूट्यूब आपको याहू फाइनेंस जो है, याहू फाइनेंस में आपका बहुत ही अच्छा कॉन्साइज आपको डेटा मिल जाता है याहू फाइनेंस में। फिर मैं आपको 1-2 और वेबसाइट बता देता हूँ जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, वो है सीकिंग अल्फ़ा। तो सीकिंग अल्फ़ा को अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी इलेबोरेट रहते हैं, उनका प्रीमियम वर्जन भी रहता है, पर अगर आप उनके फ्री वर्जन पे भी रहेंगे तो आप उनके न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर लें, आप उनके कई चीज़ें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सीकिंग अल्फ़ा की इन्फॉर्मेशन एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट मानते हैं। फिर एक अगर आप TICKR टिकर करके ऐसा कुछ है तो आप उसको भी देख सकते हैं, वो भी एक काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको यूएस या फिर उसके बाहर की कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट करना है तो ये वेबसाइट्स हैं जो कि एक काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं और आप देखेंगे। पर अगर आप यूएस कंपनी के अर्निंग की कॉन कॉल देखेंगे तो अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, तो मेरे पास सीकिंग अल्फ़ा को मैं बहुत ही अच्छा मानता हूँ, याहू फाइनेंस आपका बहुत अच्छा है। फिर अगर आप देखें तो इंड मनी भी अच्छा है। अगर आप इंड मनी के थ्रू जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर आपकी वॉच लिस्ट है, आप जाके वहाँ वॉच लिस्ट बना लें। तो अगर आप वॉच लिस्ट बना लें तो आप जाके अगर उस पर टैप करेंगे तो आपको वो नीचे उस कंपनी के बारे में जो सारी रिसेंट इन्फॉर्मेशन है या कोई भी न्यूज़ आती है वो वहाँ पे इकट्ठा कर लेता है और वो आपको दिखा देता है। यूआई उनका बहुत अच्छा है, तो अगर आप उसको स्लाइड करते रहेंगे तो आपको जो रीसेंट इन्फॉर्मेशन, इवन बहुत ही रीसेंट इन्फॉर्मेशन जो रहती है, जो मार्केट मूविंग होती है उस शेयर से रिलेटेड, उस कंपनी से रिलेटेड, या वो एक जगह पे क्यूरेट हो जाती है। तो अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। इंड मनी में आपको फाइनेंशियल भी दिख जाते हैं, पर याहू फाइनेंस में भी आप जाके एक किस्म से फाइनेंशियल वहाँ पे उनके देख सकते हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर मैं देखूँगा तो वो चीज़ है, आप देख सकते हैं। पर बेसिकली मेरे पास, अगर आप मेरा बायो पढ़े होंगे तो मैं यूएस का फिक्स्ड इनकम ट्रेड करता हूँ, बॉन्ड्स मार्केट ट्रेड करता हूँ, यूरोप के, स्विट्ज़रलैंड के, कनाडा के। तो मेरे पास ब्लूमबर्ग टर्मिनल का भी एक्सेस है। तो अगर आप ब्लूमबर्ग टर्मिनल आप नहीं जानते तो ब्लूमबर्ग टर्मिनल सबसे सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। तो मैं वहाँ से मैं अपनी थोड़ी रिसर्च रिपोर्ट ले लेता हूँ और फिर मैं फाइनेंशियल में को निकालने में दिक्कत उतनी ज़्यादा नहीं आती है। बाकी आप कॉन कॉल समरीज आपको टिकर पे भी मिल जाएगी। आपको अगर आप शायद जाके देखेंगे आपको एप्पल या फिर एप्पल पॉडकास्ट या स्पॉटिफाई पे भी आपको कॉन कॉल्स आपको मिल जाएंगी। और बाकी ट्विटर पे भी आपको शायद मिल सकती है। अगर आप थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, क्योंकि एक जगह यूएस की चीज़ें नहीं मिलती हैं आपको, शायद सीकिंग अल्फ़ा का अगर आप प्रो वर्जन ले लेते हो, अगर आप बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आप कर सकते हो। पर अगर आप हमारे पास क्वेरीज डालेंगे स्टॉक्स की, पर्टिकुलर स्टॉक की, तो हमें कोई हर्ज नहीं है कि हम हर दूसरे, क्योंकि यूएस इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया में नहीं है, ना ही इस चैनल पे बहुत ही ज़्यादा आते हैं। पर हमारी कोशिश है कि हम उसकी भी एक कम्युनिटी डेवलप करें, क्योंकि हमें पता है कि यूएस इन्वेस्टर्स है नहीं, और हिंदी में या कोई चैनल, इंडियन चैनल नहीं है जो कि यूएस स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हो बहुत ही ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली। हम कोई भी सेबी का गाइडलाइन भी नहीं आता है, वो बात सच है, ये बात विदित जी ने हमें लिख के भेजी थी। पर हम वैसे भी अनफिल्टर्ड ही बातें बहुत ज़्यादा कर लेते हैं यहाँ पे, इवन इंडियन स्टॉक्स के बारे में भी, क्योंकि मैं कोई डिस्क्लेमर दूँ कि मैं ख़रीद रहा हूँ, नहीं ख़रीद रहा हूँ। आपको पसंद आएगा आप खरीद लोगे, नहीं पसंद आएगा तो नहीं खरीदोगे। तो उससे मैं कोई डिस्क्लेमर दूं कि मेरे पास है नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा मुझे लगता है। तो सेम गोज़ विद यूएस स्टॉक्स कि मेरे पास कोई है या नहीं है, तो अगर आप मेरे को लिख के भेजोगे, मेरे को आएंगे, तो मैं ऑब्वियसली हर दूसरे तीसरे दिन एक एक स्टॉक को पिक करके मैं आपको उसके बारे में डिटेल बता के थोड़ा उसके एनालाइज ज़रूर हम कर लेंगे। तो दिस इज़ द थिंग दैट वी कैन डू ऑन दिस चैनल। तो अगर कई लोग इकट्ठा होते हैं और हमें ये क्वेरीज आती है तो हम उसको और फ्रीक्वेंटली भी लेना चालू कर देंगे। सो आई थिंक सो कि हमने बहुत ही आज डिटेल में चीज़ें कई कवर करी और कई डाउट्स भी कवर किए, और एक किस्म से नया फॉर्मेट भी हम इस चैनल को एक किस्म से शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर ओपन टू इट, कि हम कभी
हम कभी इंडेक्स के बारे में बात कर लेंगे, कोई इंडेक्स जो कि किसी देश का बहुत अच्छा काम कर रहा है, या करेंसी के कहाँ हमें वहाँ आर्बिट्राज मिल रहा है, तो उस हिसाब से हम चीज़ें देख सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। आप ज़रूर हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट्स है या फीडबैक है हमें ज़रूर लिख के भेजते रहें। और बाकी हम अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो वेरी मच।